नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपने हमारे चैनल पे मातो सर फैक्ट चैनल पे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडिया के बारे में। थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो संविधान है, संविधान की भी कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम हमने कुछ सिंबल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। अच्छा, बहुत सारी इंडिया के जो स्पेशल फ्लावर्स है, अपने इंडियन नेशनल फ्लावर है, नेशनल वेजिटेबल्स है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल अंथम है, ये सब ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे। जनरली सिंबल्स के ऊपर सब क्वेश्चन थे, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इंडिया एट अ ग्लांस, यानी कि इंडिया की कुछ छोटी मोटी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए और उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। अंत तक जरूर देखना है वीडियो, तभी आपको पता चलेगा, कुछ चीजें बहुत सारा सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है, आपका आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है दोस्तों, अंत तक जरूर देखना ना भूले। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे, जो अगर कुछ चीजें आपको पता नहीं होगी दोस्तों तो नोट डाउन कीजिएगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। जो चीजें आपको पता है कोई बात नहीं, नहीं लिखी तो भी, लेकिन जो चीजें पता नहीं है वो नोट डाउन कीजिएगा, की नोट्स निकालिएगा, ताकि एग्जाम्स के पहले वही आप उसको रिवाइज करो। आपका पढ़ाई अच्छा हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और आपको पता ही है हमारा जो चैनल है उसका मोटो ही है योर रिजल्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो है ही आपको यहाँ पे सहायता करने के लिए, लेकिन आपको भी आपके लेवल पे पढ़ाई करना है दोस्तों, हार्ड वर्क करना है, एंड आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 सी, या वैसे जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पहले हम इंग्लिश पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। जहां पे आप कंफर्टेबल हो, जहां पे आपको अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ो। समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया तो ही हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए आपको मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई जरूरी ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश में ही पढ़ूंगा या फिर मैं सिर्फ हिंदी में ही पढ़ूंगा। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो वहां पे आप इंग्लिश की सहायता ले सकते हो। और कभी कभी उल्टा भी होता है, इंग्लिश में क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आता, तो उस टाइम हम हिंदी की सहायता ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से लैंग्वेज और कितने लैंग्वेज को ऑफिशियली घोषित किया है। यह हमारी भारत की भाषाएं हैं, यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पहले आपको संविधान, संविधान में कहां पे यह लिखा गया है यह भी आपको पता होना चाहिए, और संविधान ने कितने भाषाएं को मान सम्मान दिया है, कितने भाषाओं को डिक्लेयर किया है ऑफिशियली, यह आपको हमारा क्वेश्चन है। तो पहली बात यह है, आपको पता होना चाहिए हमारा संविधान। संविधान की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे संविधान में एक शेड्यूल नाम का एक टॉपिक होता है, शेड्यूल्ड है, शेड्यूल होते हैं। उसमें शेड्यूल में शेड्यूल नंबर 8 शेड्यूल नंबर 8 में लिखा है कि हमारे भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं 22 लैंग्वेजेस। देखो यहाँ पे भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। आंसर कितना है दोस्तों, 22 है। और लेकिन ये कहां पे लिखा गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जो शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 8 में ये सब लिखा है कि कितनी भाषाएं है, 8 में लिखा है कितनी भाषाएं है, 22 भाषाएं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंप्लीमेंट किया गया 1950 में, तब से 22 नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे बढ़ाई है। पहले कुछ थोड़ी थी, उसके बाद 3-4 बढ़ाई, उसके बाद 3-4 बढ़ाई, अभी 2000 लास्ट में 11 में हुआ है, 2011 में जो हमने उड़िया जो लैंग्वेज है उड़ीसा में जो बोली जाती है, उसको हमने आधिकारिक भाषा के तौर पर उसको एक्सेप्ट किया है। यानी उस टाइम वो कितने नंबर की बनी है, 22 नंबर की बनी है। जैसे आता है संताली, मराठी, कोंकणी, हिंदी, ये सब भाषाएं उसमें आ जाती दोस्तों। साउथ इंडिया की सब भाषाएं उसमें आती है, ये बात याद रखना दोस्तों। जैसे कि कन्नड़ है, तेलुगु है, या फिर मलयालम है, तेलुगु सॉरी केरला की, ये सब चीजें हमें उसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखो, 22 भाषाएं है और संविधान के शेड्यूल नंबर 8 में ये सब लिखा गया है। ठीक है, 22 भाषा। तो आप बोलेंगे सर हमारे इंडिया में तो 1250 भाषा है, आंसर तो ऑप्शन में तो 1250 है ही नहीं। ऐसा नहीं दोस्तों, हमारे 22 आधिकारिक भाषा है जो हमें पता होना चाहिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में आज के तौर पर 2025 की हम बात करेंगे आज,
तो हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स है? ये वेरिएशन होता रहता है दोस्तों। पहले तो 14 ही थे, 14 फ्रीडम मिला तब। उसके बाद में नंबर कहां तक पहुंच गया है? 28 तक पहुंच गया है। आज हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स है, कितने राज्य इंडिया में? वो है 28, 28 राज्य है। कितने हैं? 28। कौन से कहां पे है ये भी आपको पता होने चाहिए। लास्ट टाइम जो बनाया गया था वो बनाया गया था 3, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये लास्ट में 3 बने हुए हैं। अभी हमारे पास एक जम्मू एंड कश्मीर भी था, लेकिन उसको हमने खारिज कर दिए, उसको तो हमने यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। यूटी में हमने कन्वर्ट कर दिया। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाया और दूसरा बना दिया लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। या हमने उसके 2 यूटी बना दिए, यानी कि पहले 29 स्टेट थे दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर का दर्जा निकाल दिया है गवर्नमेंट ने हमारे, और उसको हमने यूटी में बना दिया है। यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश उसको हम बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के भी 2 टुकड़े किए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, उसको हमने यूटी डिक्लेयर कर दिया। अभी फिर अगर हम 28 स्टेट है तो आपको यह भी पता होना चाहिए इंडिया में यूटी कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8। वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी आपको यह पता तो होना ही चाहिए दोस्तों, अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अभी ये यूनियन टेरिटरी है। यूटी, उसमें भी 2 यूटी बने गए हैं, एक अलग सा जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख अलग सा बना है, इसमें 2 यूटी, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 28 स्टेट्स और 8 यूटी, 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ और पीरियड ऑफ टाइम? ये सबसे पुराना पीरियड कौन सा इंडिया का या फिर भारतीय प्राचीन संस्कृति का सबसे पुराना कौन सी संस्कृति प्राचीन की? कौन सी है? वैदिक पीरियड है। कौन सी? वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड, यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैदिक में 2 पार्ट है, एक वैदिक है और एक पोस्ट वैदिक है। जनरली हमारा सबसे ओल्डेस्ट कल्चर कौन सा इंडिया का? वैदिक पीरियड, जो बिफोर क्रिस्ट के टाइम आता है, यानी कि बिफोर क्रिस्ट के पहले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच आर्टिकल मेंशंस अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? यानी कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। जो अधिकार आते हैं दोस्तों अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 तक आते हैं। आर्टिकल कहां से आते हैं? 12 से 35 में हमारे अधिकार आते हैं जो हमारे संविधान में लिखे हैं। जो अधिकार संविधान में लिखे होते हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और उसी फंडामेंटल राइट्स में हमें एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार सबको है दोस्तों। यानी कि अगर किसी का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकता है जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ। जो आदमी शोषण कर रहा है जो आदमी के अगेंस्ट में आपको केस कर सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हैं। यहां पे कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। एक्सप्लॉयटेशन को टोटली मना कर दिया है हमारे भारत के संविधान ने। इसलिए वो कहां लिखा गया है ये हमें पता होना चाहिए। वो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 23, 24। जो होता है ना, चाइल्ड लेबर मना कर दिया है, स्लेवरी मना कर दिया है, और दूसरी बात लेबरिंग यानी कि किसी के अंडर में बिना पैसा बिना सैलरी के काम करना, ये भी मना कर दिया है। वो सब कहां पे आएगा? आर्टिकल नंबर 23, 24 में आता है, अनुच्छेद 23, 24 में। उसमें हमें 24 में तो ये भी बता दिया है चाइल्ड लेबर इज बैन, चाइल्ड लेबर मना कर दिया है। 14 साल के अंदर जितने भी बच्चे, उनसे किसी भी प्रकार का काम आप नहीं करवा के ले सकते, क्योंकि वो चाइल्ड लेबरिंग के अगेंस्ट में क्राइम बनता है दोस्तों। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए हमारा कहीं भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हमारे संविधान में वो कहां पे आता है? आर्टिकल नंबर 23, 24 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 25, 28? 25 से 28 तक हमारे आर्टिकल में क्या लिखा है ये हमें पता होना चाहिए। 25, 24, 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल में लिखा है दोस्तों रिलीजन की बात हुई है, रिलीजन की बात हुई है, धर्म की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया में अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव है यहाँ पे, यानी कोई देश का धर्म नहीं है, सब हमारे भारतीय, सब धर्म हमारे लिए सेम है। हम गवर्नमेंट
सर्व धर्म के लिए अच्छा काम करता है, अच्छा सोचता है। तो ये हमारा कहां पे लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 25 टू 28 में लिखा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट आएगा। राइट टू रिलीजन फ्रीडम, यानी सबको अधिकार है अपना धर्म चुनने का, कोई भी आप अपने हिसाब से धर्म चुन सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि हमारे धर्म में आप कन्वर्ट हो जाओ, आप अपने मन से हो सकते हो लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। ये कहां पे लिखा गया है हमारे अधिकार में, आर्टिकल नंबर 25 टू 28 में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आया है 25 टू 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन। हमें यह पता होना चाहिए दोस्तों, जब हमारे संविधान लिख रहे थे, संविधान लिखने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को जाता है, और उनके अंडर में एक टीम है जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उन्होंने ये सब जनरली लिखा है। हमारे जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने संविधान बना दिया है, उस लगभग 300 लोग हैं, उन्होंने सब डिस्कस करके ये हमारा संविधान बना दिया है। ठीक है, संविधान बनाते समय हमारे इंडिया के लोगों ने दुनिया के 60 कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की है, 60 कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया है, उसमें से जो हमें अच्छी चीजें लगी है वो हमने लिया है, आप हमारे सिचुएशन के हिसाब से चेंज करके उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। उसी प्रकार हमारे इंडिया में जो है फंडामेंटल राइट से, जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35 में ये आता है, और ये हमने कहां से लिया है दोस्तों, ये हमने लिया है अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, अमेरिका, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे हमने ये जो मौलिक अधिकार है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ये हमने लिया है। हमने कहां से क्या लिया है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, या तो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो ये हमने यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से उधार ली है हमने, उसको इतना याद रखने का। देखो दोस्तों, डीपीएसपी क्या हमने कहां से लिया है, यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल है, अगर आपको देश को एक अच्छा देश बनाना है, सरकार को भी अच्छा बनाना है, सरकार के लिए कुछ जिम्मेदारी डालनी है, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तो वो सब लिखा गया हमारे आर्टिकल नंबर 36 टू 51 में लिखा है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी कहां पे लिखी गई है, आर्टिकल नंबर 36 टू 51 में लिखी गई है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिए है, कहां से लिया दोस्तों, ये हमने लिया है आयरलैंड से। कहां से लिया दोस्तों, आयरलैंड से, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट, आयरलैंड से लिया हमने, ये आपको बात याद रखनी है यहां पे, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल डिस्क्राइब द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां पे लिखी है ये आपको पता होनी चाहिए, संविधान में वो कहां पे है ये आपको पता होनी चाहिए। देखो हमारा संविधान जब लिखा गया है ना दोस्तों, 1946 से 1949 तक लिखा गया, और हमने इंप्लीमेंट किया उसको 1950 में इंप्लीमेंट किया। 1915 से अब तक ऐसा का ऐसा संविधान जो लिखा गया तक ऐसा का ऐसा नहीं रहा है, टाइम के हिसाब से सब चीजें चेंज होती है दोस्तों, माहौल चेंज होता है, गवर्नमेंट चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, इसलिए हमारे संविधान में उसको इनाम हमें चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, सुधारा जा सकता है उसको, इसलिए अमेंडमेंट उसको बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, अमेंडमेंट, यानी कि टाइम टू टाइम उस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ता है। यानी अगर 1950 में जो चीजें थी वो आज थोड़ी दोस्तों, काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, सोच बदल चुकी है लोगों की, तो उसके हिसाब से हमें संविधान में भी चेंज करना पड़ता है। इसीलिए संविधान में चेंज करने के लिए हम कुछ चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अगर जब हमारा संविधान लिखा गया है दोस्तों, और जब हमने इंप्लीमेंट किया 1950 में, तब हमारे 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों, नहीं थे। तो उस टाइम डिस्कस हुआ था कि भाई हमें लागू करने की चाहिए नहीं चाहिए, क्या क्या है ड्यूटीज हमारी इंडियंस की, भारतीय लोगों की क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, वो ऐसा डिस्कस किया गया था, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया गया। लेकिन टाइम के हिसाब से 1976 में जो हमारी इंडिया में जो अमेंडमेंट हो चुका है, अमेंडमेंट नंबर 42,
अमेंडमेंट नंबर 42 में एक कमेटी बिठाएगी, उनका जो जिसके अंडर में कमेटी बनाई गई वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। नाम दिया क्या पे? नहीं दिया है, ओके, नाम दिया है नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह, उनके अंडर में कमेटी बनाई गई और कमेटी ने ये आर्टिकल नंबर 51A में, आर्टिकल नंबर 51A में हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो वहां पे लगा दिए, वहां पे लिख लिए। तो यानी कि जो अमेंडमेंट था वो 42 का था। अमेंडमेंट नंबर 42 से हमने, यानी कि कब हुआ? 1976 में, तब हमने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे हैं। और कितने नंबर में लिखे हैं? आर्टिकल नंबर 51A में। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1235 तक फंडामेंटल राइट्स, 36 to 51 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये कहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल नंबर 51A, यानी कि अनुच्छेद 51A में हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात की है। शुरुआत में जब 1976 में ये लिखे गए तब तो हमारे टोटल ड्यूटीज कितने थे दोस्तों? 10 थे। कितने? 10 थे। लेकिन 2002 में हमारे कितने हो गए? 11 हो गए। अभी हमारे एक स्कूलिंग का भी बच्चों को, जो 14 साल के अंदर तक के बच्चे हैं, प्राथमिक शिक्षा देने के लिए पेरेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी बना दिया है कि भाई हर एक का कर्तव्य है अपने बच्चों को कंपल्सरी आपको एजुकेशन देना है। ये लिखा गया था, वो आया है 11 में। यानी कि अभी टोटल कितने ड्यूटीज है दोस्तों? 11 ड्यूटीज है। 11 याद रखना है, पहले 11 नहीं थे, वो पहले 10 ही थे, लेकिन अभी कितने हो गए? 11, जो आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ चीजें पता नहीं होगी तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What resolutions have been taken from Russia on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी? हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई थी, उनके हिसाब से हमने रशिया से क्या लिया है, रशिया से हमने क्या लिया है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस की ओर से हमने एक प्रस्ताव लिया गया है। कौन सा प्रस्ताव लिया गया है? सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। स्वर्ण सिंह कमेटी हमने किसके लिए बनाई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। मैंने अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले। तो उनके अंडर में कमेटी बनाई 1976 में, और उन्होंने ही बोला है ना, ये सब 10 ड्यूटीज है जो हमारे संविधान में आने चाहिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उन्होंने किसके लिए बनाई गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए बनाई गई थी। इसके फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ही थे नहीं थे, लेकिन 42 अमेंडमेंट के हिसाब से हमने उसको लागू कर दिया है अपने संविधान में। कहां पे लागू कर दिया? 51 आर्टिकल ए में। कहां पे? 51 आर्टिकल ए में। ये आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये हमने कहां से लिया है? रशिया से लिया है, रशिया से लिया है, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी वोट इन इंडिया? यार अगर मुझे, यानी कि अगर मुझे भारत में वोट देना है, वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए, वोटर लिस्ट में मेरा अगर नाम मुझे रजिस्टर करना है, तो मेरा मिनिमम एज कितना होना चाहिए? जनरली एज जो लिखा गया हमारा वो है 18। यानी कि कोई भी लड़का लड़की 18 साल का बनता है तो उसके बाद उसको वोटिंग का अधिकार मिलता है। वो कितने साल होना चाहिए? उसका उम्र कम से कम 18 होना चाहिए। उसके बाद उसके फॉर्म भर के देना पड़ता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, उसके बाद वो कहीं पे भी वोटिंग कर सकता है। जहां जहां पे वोटिंग होता है वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। तो मिनिमम एज कितना दोस्तों? 18, जो आपको पता होना चाहिए। पहले 21 था। कितना था? 21 था, लेकिन 1988 में उसको कम किया है, 18 पे लाया है। पहले कितना था? 21 था। अमेंडमेंट हो चुका है, अमेंडमेंट आई थिंक अमेंडमेंट 61 62 है कुछ, उसके हिसाब से 21 से 18 बनाया गया है, ठीक है। आई थिंक अमेंडमेंट 61 था, ठीक से श्योर नहीं हूं, लेकिन 61 है शायद, ठीक है। तो उसके हिसाब से 18 एज बनाया गया है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कितना एज है? 18। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा? देखिए दोस्तों, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, जिनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारा इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राजतंत्र देश, यानी कि लोकतंत्र है हमारे इंडिया में। तो इंडिया में हमारे कुछ पिलर्स है, जो हम उसको इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। उसमें पहले आता है लेजिस्लेचर, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, एंड आता है जुडिशियरी। ये 3 चीजें आती दोस्त में।
ठीक है। लेजिस्लेटर की बात करेंगे, लेजिस्लेचर यानी कि लॉ बनाना, कायदे बनाना, कानून बनाना, उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटर। तो हमारा इंडिया में कानून कहां पे बनता है, लॉ कहां पे बनते हैं, वो बनते हैं पार्लियामेंट में। कहां पे बनते हैं, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में दो असेंबली दोस्तों, क्या है, दो असेंबली है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। और हमारा लेजिस्लेचर के अंडर में प्रेसिडेंट भी आते हैं दोस्तों। ये तीन चीजों को मिलकर हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो वहां पे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा में हम क्या करते हैं, हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते, उसके लिए वोटिंग होता है, उनको भी हम एमपी बोलते हैं। राज्यसभा में राज्य से कोई लोग चुन के जाते हैं, जिनको हम भी, उनको भी हम एमपी बोलते हैं। यानी जो राज्य से चुन के जाते हैं वहां पे, जिनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वो कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में, जिसको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया में लोकसभा में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 552 होने चाहिए। और राज्यसभा की बात करेंगे, राज्यसभा में आते हैं 250, यानी कि 250, 250 मेंबर होते हैं दोस्तों। और उनको क्या बोला जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 250 होते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं, 250। और लोकसभा में कितने होते हैं, 552। और अभी कितने हैं, 543 है। अभी टोटल 543 है। टोटल कितने होने चाहिए मैक्सिमम लोकसभा में, 552, 552, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जिनको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उतना उनका यानी कि कार्यकाल कितना रहता है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं फिर से बताता हूं, लोकसभा के जो एमपी है और राज्यसभा के एमपी है, लोकसभा के जो एमपी होता है उनका 5 साल का कार्यकाल रहता है, 5 ईयर्स का। और हमें कौन सा पूछा है, राज्यसभा का पूछा है। राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका जो कार्यकाल रहता है वो 6 साल का रहता है दोस्तों। कितने, 6 साल का, यानी 1 साल लोकसभा से ज्यादा रहता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, 6 ईयर्स, 6 साल, ओके, 6 वर्ष। नेक्स्ट, द वैदिक पीरियड हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। मैंने आपको पहले ही बोला था, डिस्कस किया था हमने एक 5-10 मिनट पहले, कि वैदिक पीरियड पहली प्राचीन संस्कृति हमारी इंडिया की, और उसमें कितने पीरियड है, वैदिक पीरियड में कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम। वैदिक पीरियड है और उसके बाद में आने वाला दूसरा है उत्तर वैदिक, यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड है, पोस्ट वैदिक पीरियड है। ये दो पीरियड हमारे हिस्ट्री में पढ़े जाते हैं और थे, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर 2, बी। नेक्स्ट, व्हेन डिड द अरब्स फर्स्ट इन्वेड इंडिया, यानी कि अरबों ने भारत पर पहले आक्रमण कब किया, यानी कि अरबों की कब एंट्री हुई हमारे इंडिया में और उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, उसको पहले बोला जाता था कि ये सोने की चिड़िया है, यानी कि सोने का धुआं निकलता है यहां से। तो ये लोगों को एक अट्रैक्शन था कि भारत पे हम अगर आक्रमण करेंगे तो बहुत सारा सोना खजाना मिल जाएगा हमें। तो इसलिए अरबों ने भी क्या किया, भारत के ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। वो पहले कब किया, वो 712 में किया है, 712 में किया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और 2000 साल के पहले के उसको हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट, और 2000 साल के बाद को बोलते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी। ये आपको पता होना चाहिए, 712 में आए थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी थी, यानी कि पहला इंडिया का, हिंदुस्तान में मुस्लिम राजवंश कौन से थे, वो थे गुलाम फैमिली। कौन सी फैमिली, गुलाम, उसको हम स्लेव बोलते हैं। गुलाम फैमिली जो है पहली हमारी मुस्लिम राजवंश है जिन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया, स्लेव, गुलाम। विच फॉरेन ट्रेडर्स केम टू इंडिया एट लास्ट। देखिए दोस्तों, यहां पे हमें दो चीजें सीखने को मिलेगी। हमारे इंडिया में यूरोपियंस आए हैं, सबको पता है, जिसमें सबसे फेमस है ब्रिटिशर, जिन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर लगभग 200 साल राज किया है वो। लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर नहीं आए थे इंडिया में, और भी यूरोपियंस आए थे। उनका क्या पूछा है उन्होंने, जो सबसे लास्ट में कौन आए थे, ये हमें पता होना चाहिए। लास्ट में आने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कौन कौन कब कब आए, पता होना चाहिए, और कब कौन कौन गए, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे हम थोड़ा और डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते दोस्तों। जो इंडिया में अराइवल, ये क्या है, अराइवल, और ये डिपार्चर, क्या ये, डिपार्चर। देखिए इंडिया में पहले आए हैं, कौन आए पहले,
पोर्तुगीज। कब आए थे? 1498 में आए। वास्को द गामा, जामोरिन, साउथ इंडिया, कोचीन, कुछ याद आया दोस्तों? उसमें आया था वास्को द गामा। जामोरिन राजा ने उसका स्वागत किया है। ये कब आया था? 1498 में आया था वास्को द गामा। इसलिए पोर्तुगीज पहले आए हैं। कौन? पोर्तुगीज। उसके बाद कौन आया दोस्तों? उसके बाद आए डच। कौन आए? डच आए। उसके बाद आए ब्रिटिशर्स आए। उसके बाद आए फ्रेंच आए। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पे सॉरी आई थिंक ब्रिटिश आए, उसके बाद डच आए। पहले पुर्तगीज है और लास्ट में फ्रेंच, ये तो फिक्स है। पहले पुर्तगीज आए थे और लास्ट में कौन आया दोस्तों? पुर्तगीज आए, सॉरी फ्रेंच आए लास्ट में। पहले पुर्तगीज, लास्ट में फ्रेंच आए। फ्रेंच आई थिंक 1564-63 में कुछ आए थे। ठीक है, उन्होंने फ्रेंच इंडिया कंपनी शुरू किया था। ये तो हमें पता होना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? लास्ट में कौन आए? तो लास्ट में आए थे फ्रेंच। क्या हमें सीखने को मिलता है। अभी जाने का सीक्वेंस देखिए, इंडिया छोड़ के कैसे कैसे गए हैं ये पहले देखो। पहले छोड़ के जाने वाले थे डच। कौन थे? डच थे। उसके बाद छोड़ के चले गए ब्रिटिशर 1947 में। उसके बाद चले गए फ्रेंच 1954 में चले गए पौंडीचेरी को छोड़ के। फ्रेंच ने कब छोड़ा है पौंडीचेरी? देखो, इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद 54 में छोड़ा है फ्रेंच ने पौंडीचेरी को। और सबसे लास्ट में पोर्तुगीज गए दोस्तों 1961 में। यानी कि 1961 में जो द्वीप है दमन द्वीप को कब छोड़ा है? 1961 में छोड़ा है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि पहले कौन गए? डच गए और लास्ट में कौन गए? पोर्तुगीज गए। ये देखो, आने का सीक्वेंस और जाने का सीक्वेंस। आने के सीक्वेंस में पहले पोर्तुगाल आ गए, लास्ट में कौन गए? कौन आए? फ्रेंच। और जाने के टाइम में पहले कौन गए? डच गए और लास्ट में कौन गए? पोर्तुगीज गए। ये आपको पता होना चाहिए। यानी क्वेश्चन कैसे भी घूमने दो, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When did India got independence? इंडिया को कब फ्रीडम मिला रे? यार कोई भी बच्चा बताएगा, है ना? पता ही होना चाहिए क्योंकि हमारे गर्व है हमारे, उस दिन हमें फ्रीडम मिला है। कब? 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक है, नेक्स्ट। Who was the king of England at the time of independence? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was the king of England? इंग्लैंड का राजा कौन था जिस टाइम इंडिया को फ्रीडम मिला है? उस टाइम क्या पूछा उन्होंने? इंग्लैंड में राजा कौन था? इंग्लैंड में राजा था दोस्तों जेम्स 1, जॉर्ज 7, जॉर्ज 5, जेम्स 3, जॉर्ज 6 था दोस्तों। जॉर्ज 6 जो है उस टाइम इंडिया का राजा है, किंग ऑफ इंग्लैंड है, सॉरी किंग ऑफ इंग्लैंड है जब हमें फ्रीडम मिला है तब, जॉर्ज 6। नेक्स्ट, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस? यार बंगाल का पार्टीशन कब हुआ? बंगाल का पार्टीशन 1947 में नहीं हुआ दोस्तों, जब ब्रिटिशर इंडिया में रूल कर रहे थे ना, उसी समय हो चुका है। कब हुआ था ये और किसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली बंगाल का पार्टीशन हुआ था दोस्तों 1905 में, 1905 में हुआ था। और ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। हमारी हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों में जो यूनिटी थी उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? ये पार्टीशन किया था। कौन, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, 1905 में, आपको पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना जो डिसीजन है फिर से वापस लिया। कब? 1911 में, सॉरी 1911 में अपना डिसीजन फिर से वापस लिया है, यानी कि फिर से उन्होंने इन्वाइट कर दिया है। लेकिन 1905 में एक ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल तोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिया को फ्रीडम कब मिला है दोस्तों? 1947, 1947 में। और क्वेश्चन क्या पूछा है? जब हमें फ्रीडम मिला है, स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्र भारत हुआ है, उस टाइम हमारा इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था दोस्तों, कौन था? गवर्नर जनरल था हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। और उन्हीं के टाइम में हमारा क्या हुआ है? फ्रीडम मिला। इसलिए ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी है और उन्हीं के टाइम में इंडिया को क्या मिला है? फ्रीडम मिला है। इसलिए
द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे हमें फ्रीडम मिला ना दोस्तों, तो हमारे गवर्नर जनरल हम बदल सकते थे, हमारे हिंदुस्तानी आदमी को रखा जा सकता है, लेकिन हमने नहीं, मान सम्मान दिया, भाई ठीक है इतने दिन तुमने हमारे ऊपर ऐसा किया, हमारे इंडिया में रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए करना सही, लेकिन तो हमारे इंडिया के आप प्रेसिडेंट बन जाओ या फिर गवर्नर जनरल बन जाओ। उसके बाद हमने दिया था लॉर्ड माउंटबेटन को ये सम्मान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म? अरे बांग्लादेश कब बना गया? अरे दोस्तों बांग्लादेश पहले था पाकिस्तान। क्या था? पाकिस्तान। और बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से 1971 में। और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम की और इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो उन्होंने कब इनको हेल्प किया बांग्लादेश को, और हम बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और उसका नाम हुआ बांग्लादेश। क्या हुआ? बांग्लादेश। पहले वो पाकिस्तानी था लेकिन ये बांग्लादेश बन गया कब? 1971 में, यानी कि 1971 में ये बन गया है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है रे? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति हमारे भारत प्रधानमंत्री जी को अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, लेकिन वो अपने मन से नहीं करती है किसी को भी नियुक्त। जो लोकसभा में चुन के आया है, जो लोकसभा का लीडर है, वो जो चुन के आया है लोकसभा में, उस पार्टी के किसी के आदमी को भी जो पार्टी बोलती है उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। उनको हम क्या अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आया समझ दोस्तों? इसलिए भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वेलिटी? यार ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जो क्या बताता है? भारत को नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वेलिटी। यह अधिकार हमारा कौन सा आर्टिकल है जो हमें देता है? यह अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद 14। यह हमें समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है, यानी कि हम सब सेम है, सब इक्वल है, कोई यहाँ पे ये नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके हिसाब से आर्टिकल नंबर 14 ये बताता है राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने टाइम के लिए वहां पे एमपी रहते हैं, कितने टाइम के लिए राज्यसभा में रहते हैं? उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक होता है? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया। कितना होता है दोस्तों? 6 ईयर्स। कितना? 6 साल होता है। और लोकसभा का होता है 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल, और राज्यसभा का 6 साल। नेक्स्ट, द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू? उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी सरकार ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई है। किस लिए नीति अपनाई? क्यों नीति अपनाई है? फूट डालो और राज्य करो। जनरली हमारी कम्युनिटी जो है हिंदू मुस्लिम, उन्होंने फूट डालने की कोशिश की है, हमारे एकता को भंग करने की कोशिश की है। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? क्योंकि हमारा जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म है, जो भारत के लिए जो पैर है, उसको तोड़ने के लिए सब उन्होंने किया है। लोगों में यूनिटी नहीं रहनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, उनके एकजुट को हमें तोड़ना है। और ये कब तोड़ना है? अगर हम क्या करेंगे? ये पॉलिसी लागू करेंगे। कौन सा? डिवाइड एंड रूल। ऐसे किया था अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे हमारा जो नेशनलिज्म है उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, यानी कि राष्ट्रवाद को दबाने के लिए उन्होंने पॉलिसी जो अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की। इसलिए हमारा ऑप्शन दिया था, सप्रेस नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को दबाना। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमें। पूर्ण स्वराज्य का मतलब होता है हमें कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ? लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? ये भी मैंने आपको बता दिया है, 552, 552 मेंबर्स होते दोस्तों, 552 सदस्य होते लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 250, 250 होते हैं। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस टुडे। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखे दोस्तों हमने डिस्कस किया है। शायद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, बहुत सारी चीज नए सीखने को मिली होगी, सुनने को मिली होगी दोस्तों। तो अगर मैंने आपको बताया था, अगर आपने जो चीज आपको पता नहीं होगी तो आपने शायद आपने नोट डाउन किया होगा, मैंने आपको बताया था। अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, और जो पॉइंट आपको पता नहीं दोस्तों उसको नोट डाउन कीजिएगा।
अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करना ना भूले दोस्तों। अगर अभी तक हमारा जो चैनल है मातो सर फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको सबका उसका फायदा होना चाहिए, सबका नॉलेज बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी है। तो यहां पे हम रुकते दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।